बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने 25 जुलाई को भारतीय एक साबिक रिटायर मेजर है, मेजर गौरव आर्या, उसकी एक वीडियो आई और उसने जनाब बड़ा उसके दिल के अंदर दुख था, दर्द था पाकिस्तान के लिए। ऐसे जैसे कहता जी आपस में बातें कर लेते हैं हम, बड़ा अरसा हो गया हमने आपस में बातें नहीं की। बड़ी उसने पाकिस्तानी कौम को सुनाया कि जी तुम लोग तो ज़मीर तुम बेच चुके हो, तुम लोग जिस तरह की कौम है उस तरह की फ़ौज है, और पता नहीं क्या क्या उसने बातें की। वो सारी बातों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उसने बाज को, जिसका आजकल बड़ा दौरा चल रहा है ख़बर का, जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से, कि उनकी बाज को नाम की एक कंपनी है। ये सबसे पहले मैंने मेजर गौरव आर्या के उसमें देखी थी। उसने अपनी वीडियो के अंदर इसका जिक्र किया था। उसने कहा था कि जी मिडल ईस्ट के अंदर ये कंपनी है, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा के हवाले से है, कोई 125 उसने बताई थी फ्रेंचाइज़। उसके बाद उसने कहा जी कि और बहुत बहुत बातें की। आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी। बैजको करके एक कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी, बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में यह करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है, ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहां पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए हैं। पापा जॉन ये जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अहमद नूरानी, वो अहमद नूरानी जिसने पनामा स्कैंडल के आने से एक दिन पहले, यानी कि आज फैसला आना है, तो सुबह के टाइम उन्होंने झूठी और जाली खबर लगाई पनामा के हवाले से कि कोई मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले। और उसके बाद फिर आज भी उनकी माफ़ी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है कि मैंने गलत सनसनी फैलाने के चक्कर में गलत खबर दी थी। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर इन्हीं सहाफ़ी के ऊपर जो है ना कोई हमला होता है, कोई लड़ाई होती है, पता नहीं किससे पैसों का लेन देन का इनका फड्डा था। उसके बाद भारतीय मीडिया को इतनी तकलीफ़ हुई और उन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आम से सहाफ़ी के ज़ख्मी होने पर ख़बर लगाई जनाब, टका के हेडलाइंस, कि जी ये ज़ख्मी हो गए हैं। वही अहमद नूरानी अब लेके आते हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से, करप्शन के हवाले से। देखिए, मैं आसिम सलीम बाजवा की करप्शन है या नहीं है, मैं 1% भी उसको डिफेंड करने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी। लेकिन बात यह है कि उसने जो सारी बातें की, आपको कड़ी से कड़ी तो मिलानी पड़ती है ना कि ये कहाँ से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और इस वक्त जबकि CPAC की जो प्रोग्रेस है वो तेज़ हो चुकी है। क्या आपको पता है कि कुछ खबरें आ रही थी कि इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उन्होंने एक तरह से पैक कर दिया था CPAC को अमेरिकी प्रेशर के ऊपर, और अब दोबारा कुछ इस तरह के हालात हुए हैं कि CPAC के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं। अब आपको पता है CPAC इस वक्त भारत के दिल के ऊपर जो चुभता हुआ सबसे बड़ा तीर है, और भारत के उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं कि वो क्लेम करता है कि जिस इलाके में बनाया जा रहा है वो उनका है। बहरहाल उसके खाम ख्याली का तो अब हम हर एक की चीज़ का नहीं हिसाब किताब लगा के उसका जवाब दे सकते। लेकिन बात ये है कि ये बात शुरू हुई है मेजर गौरव आर्या से। अब वो इतना झूठा आदमी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वीडियो के अंदर वो कितनी मोहब्बत दिखा रहा है, उसके बाद उसका पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से क्या उसके जज्बात हैं। वो कहता है जी बुकती मरी और मेंगल के नंबर मेरे फ़ोन में हैं, और पता नहीं क्या क्या। ज़रा आपको सुन ले क्या कह रहे हैं। इस फोन में बुकती, मरी, मेंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा। बलोचिस्तान में लोकेशन के साथ व्हाट्सएप कर दूंगा, आपका नंबर है मेरे पास। कश्मीर है 145 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर, इतना सा है कश्मीर जिसके पीछे हल्ला कर रहे हो। Balochistan is 45% the size of Pakistan. 45% of Pakistan's landmass
इस बलोचिस्तान, ठीक है, आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क होगा। और जिस तरीके से बांग्लादेश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, उसी तरीके से बलोचिस्तान में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। और बलोचिस्तान की आजादी के लिए हम खड़े हैं साथ में अपने बलोच भाइयों के। लॉन्ग लिव बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी कि जी डराया गया, धमकाया गया जी, भारत हमला कर देगा, भारत पता नहीं क्या क्या कर देगा। और बाजवा ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से इस वजह से एक्सटेंशन ले ली। अब मसला ये है कि जब आपने अपना पॉइंट प्रूव करना होता है तो फिर आप कुछ का कुछ और कहीं से कहीं आप जोड़ देते हैं। और सबसे आप ये देखें कि इस बंदे की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कह रहा है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो जनरल कमर बाजवा के रिश्तेदार हैं, बाजवा खेल रहे हैं। यही आपके प्यारे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके रिश्तेदार हैं। ये एक तो बाजवा ये आर्मी के जनरल बनने के बाद अरबपति बन गए। अब इनको डाल दिया सीपैक में। मैंने जैसा बताया कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं ये। तो मेरा नाम, मैं राव हूँ मैं, और भारत राव से भरा पड़ा है। इसका मतलब ये है कि नरसिम्हा राव मेरा रिश्तेदार है, या कोई और जितने भी आपके राव हैं या भारतीय फौज के अंदर जितने भी राव हैं वो सारे मेरे राव जो है ना रिश्तेदार हैं। बेसिकली आपने एक एनेक्सिस बनाना होता है, उसके लिए आप कोई भी लड़ी उधर से उठा के मिला के दे देते हैं। आपको किसने पूछना है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, बैठे हुए हैं आप जो है ना इंडिया के अंदर। और आपने ये जो इसकी वीडियो देखी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी नफ़रत है इस शख्स के दिल में पाकिस्तान के हवाले से। और वो उसको दुख खाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है, पाकिस्तान के जर्नैल करप्शन कर रहे हो। भाई, जितनी तुम्हारे दिल के अंदर नफरत है, क्रोध है, उससे तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनकी हुक्मरानी है, फौज भी करप्ट है, फौज पूरे जो है ना पाकिस्तान को लूट के खा गई है। और वो भारत की धमकी देती है, हिंदू बनिए की धमकी देती है, हिंदू की धमकी देती है, और वो खा रही है तो अच्छी बात है। तब पाकिस्तान तबाह हो रहा है, इसकी जड़ें खोखली हो रही हैं, तो तुम्हें इस चीज़ की क्या तकलीफ है? ये आपके गुनाह हैं जिसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे गुनाह है साहब? गुनाह इस तरीके से हैं कि आपके अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है दिल में, इंडिया के खिलाफ जो नफरत है, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, इंडिया आ जाएगी, अटैक कर देगी, उसी का फायदा आपके जनरल उठाते हैं। कैसे? सब इंडिया अटैक कर देगी, 370-35 से कश्मीर से हट गया है, अब हमें जिहाद लड़ना पड़ेगा। किसने बात बोली थी? जनरल कमर जावेद बाजवा ने। नतीजा क्या हुआ? इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। बेवकूफ़ कौन बना? आप बने ना। अब कहाँ है कमर जावेद बाजवा साहब? वो तो कह रहे थे 1 साल से कि इंडिया अटैक कर देगा। तुम्हें तकलीफ ये है कि मामलात कुछ तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो गए हैं। भारत को किसी भी सूरत इस वक्त ये मंजूर नहीं है कि चीन यहाँ पे सीपैक बनाए। और इसकी एक वाज़िया मिसाल ये है कि जब से चीन के साथ मामलात ख़राब हुए हैं भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो चीन के एसिड्स हैं सीपैक के, उनको मुसलसल निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इसी मेजर गौरव आर्या को भी किसी एक सेल का हिस्सा बनाया है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाए। उसको बड़ी तकलीफ़ है कि जी DGISPR जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं चैनल्स को और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो भाई, लद्दाख के अंदर तुम्हारे मीडिया ने मोदी के साथ मैं ये कहता हूँ कि मीडिया की जो स्याह तारीख है वो भारत के मीडिया ने लद्दाख ऑपरेशन के दरमियान, लद्दाख की जो तनाज़ा था, जो कन्फ्लिक्ट थी, जो फेस ऑफ था, उसके दरमियान उन्होंने जो है ना साबित किया कि किस तरीके से इवन वहाँ पे इनके अपने कर्नल, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो रोज़ाना पीट के कह रहे थे कि ये मीडिया बकवास कर रहा है भारत का, ये झूठ बोल रहा है, ये लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा, और इनको जो है ना दुख और जो दर्द है वो पाकिस्तान का। कहते हैं जी सीपैक की क्या जानकारी है आपके पास? भाई नहीं है, हमने नहीं देनी, आपको नहीं देनी। जो रेलिवेंट लोग हैं वो उनको पता है, इमरान खान को पता है, इससे पहले नवाज शरीफ को पता था,
उसके अलावा जो जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको पता है, चाइना को पता है, बल्कि मुझे तो कुछ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि शायद आईएमएफ को भी पाकिस्तान ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जब आईएमएफ से लोन लेना था, तो उसी वजह से चाइना एक दफ़ा पाकिस्तान के साथ नाराज़ भी हो गया था। तो भाई जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है उनको दे दी है, तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें पता चले किस कंपनी को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है, ताकि तुम अपने काले करतूत, अपने स्याह जो तुम्हारा खेल है वो वहाँ पे जाके खेलो, इसलिए ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। उसके अलावा कहते हैं जी इंडियन आर्मी को आपका बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत है आपको। आपने कश्मीर, पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने झूठ के साथ आपने माउंटबेटन के साथ मिलके, नेहरू ने अपना बनियापना दिखा के मुसलमानों की जो जगहें हैं वहाँ पे किस तरीके से कब्जा किया। गुरदासपुर पाकिस्तान के जो है ना हिस्से में आ रहा था, 90 किलोमीटर पाकिस्तान का जो गुरदासपुर तक का इलाका है वो सारा आपने सिर्फ इसलिए कब्जा किया माउंटबेटन के साथ मिलके ताकि आपको कश्मीर तक का रास्ता मिल जाए। फिर जब पाकिस्तान के पठानों ने और जो दूसरे जो भी कहा जाता है कि 1948 में महाराजा का जो जुल्म था मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ जब एक्शन लिया तो आपने वहाँ के महाराजा को मजबूर किया कि जनाब लिख के दें कि ये कश्मीर जो है ना ये भारत का हिस्सा है, उसके बाद हमारी फौजें आएंगी आपकी मदद करने के लिए। और आपने वहाँ लड़ना तो क्या था, आपने वहाँ भी झूठ बोला और वहाँ पे आपने कहा जी यूएन इसका फैसला करेगा, उसके बाद आपके झूठ चलते आ रहे हैं। आपने बांग्लादेश के अंदर क्या किया, आप जो बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, और कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है जंग कभी जीती नहीं तो इलेक्शन जड़ा कभी हारिया नहीं। आप ये देखें कि ये इससे पता चलता है कि इस बंदे के दिल के अंदर कितना जो है ना एक तरह से नफरत भरी हुई है फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि फ़ौज किसी भी मुल्क की आप उठा के देख लें वो हमेशा ताकतवर होती है। एस्टेब्लिशमेंट किसी मुल्क की भी उठा के देख लें, चाहे चाइना की या किसी की भी, वो ताकतवर होती है। और इनका मकसद ही ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। जहाँ तक करप्शन की बात है भाई उसकी आप परेशानी ना लें, फ़ौज के अंदर अपना एक एहतसाब का सिस्टम है। अगर बाजवा साहब ने कुछ किया है तो आपको पता चल जाएगा कुछ अरसे के बाद कि बाजवा साहब को उन्होंने टांग दिया है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आप इतनी क्यों अपनी नींदें हराम कर रहे हैं? एंड आई थिंक यू डिजर्व योर आर्मी। वो जो आर्मी है ना, आप लोग डिजर्व भी करते हैं। आपको पाकिस्तानी फौजी आई थिंक आप लोग डिजर्व करते हैं। जो एक बहुत मशहूर कहावत है कि कौम जैसी होती है उसके ऊपर हुक्मरान वैसे ही मसल्लत कर दिए जाते हैं, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। आई थिंक यू डिजर्व। अच्छा, भारतीय फौज की बड़ी तारीफें की कि भारतीय फौज कोई आपने देखा है जर्नैल जो इतना अमीर हो, कोई आपने देखा है कोई इतना बासर हो जिसने जो सिविल जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ नाफरमानी की हो? भाई आपकी फ़ौज है कहाँ फ़ौज? वो तो एक जत्था है, एक हजूम है जिसका जो हाल है वो सारी दुनिया जानती है। और जहाँ तक करप्शन की बात है तो भाईजान आप वो राशन स्कैंडल भूल गए हैं जिसके अंदर 13 लोग आला तरीन अफसरान शामिल थे। आप लोग तो सिपाहियों का राशन खा जाते हैं, और उसके अंदर 8 आर्मी के 5 नेवी के लोग थे और आप लोगों ने 2 नंबरी की थी सिपाहियों के राशन के हवाले से। क्या आप मेजर जनरल ग्राकबाल सिंह को भूल गए हैं जिन्होंने 4 ट्रक शराब के चोरी कर लिए थे और वो बेचारी शराब भी जो है ना सिपाहियों के लिए आई थी? है क्या आप कोलकाता स्कैंडल भूल गए हैं? क्या आप जॉर्ज फर्नांडिस की करप्शन भूल गए हैं कि उसने किस तरीके से इसराइल से जो है ना हथियार लेते हुए किक बैक्स ली थी? इवन उसने तो जो कारगिल की जंग में भारतीय फौजी जो मारे गए थे उनके लिए स्टील के ताबूत खरीदने के अंदर भी उन्होंने करप्शन की। उन्होंने इस हद तक वो इवन भारतीय फौज के अंदर तो कैचअप की खरीदारी के अंदर भी जो है ना 2 नंबरियां कर लेती हैं। आप किस फौज की बात कर रहे हैं? एक आम सिपाही से लेके पूरी फौज आपकी करप्ट है। और बात यह है कि वो बेचारी फौज है क्या? आप गरीब सिपाहियों की जो लोग मारे जाते हैं उनकी बेवाओं के साथ आप उनको मराद देने के बाद, इवन उनका हक देने के लिए, उनकी पेंशन देने के लिए, उनके बकाया जात देने के लिए जो आप उनका हश्र करते हैं, हर रोज़ जो है ना वो अखबारात की जीनत बनी होती है। आपको मोदी की करप्शन याद है? ये जो रफेल लिए आपने, ये रफेल भाईजान 59,000 करोड़ के हैं और पूरी दुनिया में सबसे महंगे खरीदे हैं। और भारतीयों को क्या कहा है कि जनाब 50% डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे, 30% डिस्काउंट पे,
और इस वक्त दुनिया में सबसे महंगे राफेल अगर ख़रीदे हैं तो मोदी ने ख़रीदे हैं। इवन आपका अपना मीडिया कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त गई थी, जाहिर सी बात है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त जिस तरह जब से उसने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई, वो हुकूमत के प्रेशर में फैसले कर रही है और उसके बाद उसने इनको इजाज़त दी तो उसके बाद ये मामला दोबारा शुरू हुए हैं। वरना तो इवन आपका अपने अखबारात कहते हैं कि इस वक्त भारत की जो डिफेंस डील है उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वो इसके अंदर कोट कर रहे हैं। आप किस फौज की बात कर रहे हैं भाई? आप हमें ना सिखाएं, आप इतनी को हमारे साथ हमदर्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता है आप कितने पानी में, आपकी जो दिल की जो ख्वाहिश है वो सिर्फ ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से हम पाकिस्तानियों को गुमराह करके इनको इनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ करके हम फ़ायदा उठाएं और बड़ी ट्वीटें, हामिद मीर का बड़ा इनको दुख है, इनको आमिर मतीन का बड़ा दुख है, इनको हर उस शख्स का दुख है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है, क्योंकि वो इनके एसेट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंफर्म एसेट्स हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसका, क्योंकि आपका अपनी मुल्क की फ़ौज के साथ क्या लड़ाई है भाई, क्या फड्डा है? आप एक इदारे के साथ कैसे लड़ सकते हैं? चलें, आपका किसी एक जर्नैल के साथ फड्डा है, वो जर्नैल रिटायर होकर चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा होकर चला गया, तीसरा आ गया, आपकी जो खुंदक है वो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आपने, इसका मतलब यह है कि इंसानों या बंदों से आपका कोई फड्डा नहीं है, आपका इदारे के साथ फड्डा है। इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश है कि पाकिस्तान है तो आप हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आपको वहाँ पे एयरपोर्टों पे लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डालना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके नाम, आपकी गाड़ियाँ, आपकी शोहरत और ये जो आपके बड़े बड़े मुच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हैं। अच्छा, इनको जमहूरियत का भी बड़ी बड़ी इनको तकलीफ़ है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहुत वीक है। इनको पसंद आते हैं नवाज शरीफ जैसे लोग जो कहते हैं जी दो कौमी नज़रिया तो एक बारीक सी लकीर थी, उधर उधर वो रहते हैं, इधर हम रहते हैं, आलू गोश्त खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और दूसरा ये कि जब कारगिल के अंदर जनरल मुशर्रफ ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा, जब इस तरह के जमहूरियत पसंद लोग आएंगे जिनके आपके वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री के अंदर जिनके मुफादात होंगे, जो इंग्लैंड में आपके साथ शराकतदार होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों को आपने पसंद करना है। आपको आम आदमी कहाँ से नज़र आएगा? और बात करते हैं जी, पाकिस्तान नज़रियाती तौर पर खोखला है भाई। तुम्हारे नज़रियात किधर हैं? तुम्हारे नेहरू ने जो एक सेकुलरिज्म का नारा लगाया था, मोदी ने तो उसका जनाजा निकाल दिया है, हिंदुत्व की तरफ लेके चला गया। तुम अपने नज़रियात को संभालो भाई। हमारे नज़रियात महफूज हैं, हम मुसलमान हैं और हमें पता है हमने क्या करना है। इसलिए आपको तो पता ही नहीं है कि आपका मुल्क हिंदू मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, क्या है। तो भाई हमारे नज़रियात की फ़िक्र मत करें, आप अपने नज़रियात की फ़िक्र करें, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर की तहरीक चल रही है, नागालैंड की तहरीक चल रही है, तमिल की तहरीक चल रही है, कश्मीरी अलग से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप अपने मुल्क की टेंशन लें, आप हमारे बारे में कुछ ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हम इतने भोले हैं कि आपकी बातों में हम आ जाएंगे और हम फौरी तौर पे जो है ना ट्वीटें करना शुरू कर देंगे कि देखें जी कैसे लूट के खा गए और खसूट के खा गए। कहते हैं जी आपकी रोटी कम हो गई है जी। बाजवा साहब ने 3 करोड़ रुपए की एक SUV ली है तो आपकी एक रोटी कम हो गई है। आपके 59,000 करोड़ के राफेल आप भूल गए हैं। 15 बिलियन डॉलर के जो आप डिफेंस डीलें कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, आप रशिया से आप अलग हथियार ले रहे हैं, इसराइल से मैं आपको बताऊं अवैक्स लिए हैं इन्होंने 2-3 इनके पास पहले हैं। कहते हैं जी इसलिए लिए क्योंकि इसराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, उसके अलावा उनकी कीमतें वक्त बढ़ने के साथ साथ बढ़े जा रही थी, इसलिए प्रेशर के अंदर मोदी जी ने खरीदे। अब आप ये देखें, ये तो इनके हालात हैं कि इनको पता ही नहीं है इन्होंने ख़रीदना क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी एक एक चीज़ चाइना के साथ मिलकर खुद पाकिस्तान के अंदर बना रहा है। आपकी तरह डीले नहीं कर रहा कि जनाब वहाँ से राफेल ले लो तो उसमें इतना मुच्चा लगा लो, वहाँ से S-400 ले लो तो उसमें उतना मुच्चा लगा लो, आप टैंक लेने हैं तो उसके अंदर आप अपनी अलग करप्शन करा लो। तो भाई आप तो सर से लेके पैर तक करप्शन में डूबे पड़े हैं। आप हमें मत बताएं, हमारे अपने इदारे हैं वो अपना हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। इसलिए इस हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इनकी दुश्मनी का ताल्लुक है तो ये आप देखें, ट्वीट चेक करें कि
ये ट्वीट कर रहे हैं जी कि बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने जो फ्रंटियर कोर्प्स है पाकिस्तान की उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, बड़ा हैवी अटैक किया और उसके बाद वो इसकी छितरोल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो फौज है उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन्हीं के साथी मेजर सुरिंदर पूनिया वो कहते हैं जी कि बलोच फ्रीडम जो फाइटर्स हैं उनको एसएसजी के जवान मार रहे हैं और बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पर एक नई कौम उभर के आएगी। पहले आप अपने फैक्ट्स तो सही कर लें। आपको जो चीज़ जैसे मर्जी आप व्हाट्सएप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो चीज़ आती है जैसे आती है उठा के बगैर आप उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन किए आप उसको चढ़ा देते हैं। पहले आप अपने आप को सही करें। आप सिर्फ निज़ाम को गुनहगार ना समझें। सिर्फ ये बात नहीं कि जो कराची में 5 कोर है, 5 कोर का जो कमांडर है उसने पैसा खा लिया टैंकर माफिया से, इसलिए आपका पानी नहीं आता और बिजली नहीं आती। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं, बात ये है कि इसमें कुछ आप लोगों की भी गलती है। अच्छा, और तो और इसे दुख खाया जा रहा है कि कराची के अंदर टैंकर माफिया की वजह से कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वो तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त कराची के अंदर पानी है, इस वक्त डैम बना दिया हमने पूरा कराची। लेकिन भाई उसको भी तुमने डाल दिया जी। जब ये कराची में कोर कमांडर था तो उस वक्त पैसे लेके किए। तुम हमारे पानी की टेंशन ना लो, हमारे पास पानी बहुत है, तुम अपनी लैट्रिनों की परवाह करो। वहाँ पे लैट्रिन नहीं है पूरे इंडिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। स्लम डॉग मिलेनियम तो आपको याद होगा। उसके अलावा हर रोज़ एक से एक रिपोर्ट आती है, एक से एक खबर आती है। एक बंदा वॉशरूम में बैठा होता है, 11 कुंडियाँ खड़का रहे होती हैं, निगल भाई जल्दी कर जल्दी कर। तो हमारी इतना दुख ना लो। पहले वहाँ पे जो मिजरी है जो भारत के अंदर तुम लोगों ने, इवन ये देखो कि मैं समझता हूँ कि अब आगे जाऊँगा तो मामला और ख़राब हो जाएंगे। किस तरीके से पागल बनाया हुआ पूरी कौम को। और कहते हैं जी कि जंग नहीं जीती इन्होंने। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। मैंने एक तो आपको बताया कि किस तरीके से कश्मीर का मामला हुआ था। उसके बाद 65 की जंग की सुर्खियाँ देखें आप। इंटरनेशनल इदारे जो हैं, दी ऑस्ट्रेलियन कहता है 11 सितंबर 1965 को कि जनाब अफ्रीकन डेजर्ट के अंदर एक कंपेन हुई थी वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। उसके बाद सबसे खौफनाक जो रिपल्स किया है वो पाकिस्तान की आर्मी ने 1965 के अंदर किया है, जब उन्होंने मैसिव इंडियन आर्मर अटैक को रिपल्स किया। उसके बाद द टाइम रिकॉर्डर कहता है जी इंडिया एडमिट्स रिट्रीट। तो भाई और किस तरह के और चमाटे मारे आके आपके मुंह पे, और किस तरह की आप जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा आपको मारे हैं, आपको किस तरीके से मारे हैं। आपको पता है कारगिल के अंदर क्या हुआ था आपके साथ, आप बड़ी विक्ट्रियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तान खुद पीछे हट गया था, वरना चंद लोगों ने आपको मार मार के आपका जो हशर किया था वो आपके सामने है। अपने डैडी के पास आप पहुंच गए थे अमेरिका के पास कि प्लीज़ आप हमें बचाएं इससे। और किस तरीके से अगर भाई लड़ता है ना तो बंदा खुद आमने सामने आके लड़ता है। इस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के चीज़ों को डील नहीं किया जाता। मेजर साहब आपके लिए और बहुत कुछ है, क्योंकि इतना कुछ है आपकी फ़ौज के बारे में, आपके नज़रियात के बारे में, आपके अपने बारे में कि मैं अगर बोलना शुरू करूं तो शायद ये पूरी रात लग जाए। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतनी डोज ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों इज़्ज़ोकार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।